हमारे अपने मरीजों का सक्सेस स्टोरी हम गिना है तो उसका कोई अंत नहीं है. सो इट इज़ ए सक्सेसफुल एंडेवर. एंड इनिशियली जो लिविंग डोनर से ये ट्रांसप्लांट होता था, जैसे किडनी हो या अब तो लीवर भी होने लगे हैं, उससे सारी समस्या दूर नहीं होती. जितना वर्कलोड है, जितना डिजीज़ बर्डन है हर ऑर्गन की, वो मीट नहीं होती है, वो मीट करना मुश्किल ही है. और इसीलिए वी हैव टू लुक इनटू द अदर पॉसिबिलिटीज लाइक डिसीज ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम वेयर वी कैन गेट लीवर, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियास एंड एवरीथिंग. और लिविंग डोनर से हर ऑर्गन का समस्या पूरा नहीं हो सकती. जैसे किडनी ले सकते हैं, लीवर ही ले सकते हैं, बाकी ऑर्गन्स हम लिविंग डोनर से नहीं ले सकते हैं. एंड दैट्स द रीज़न दैट वी हैव टू एक्सप्लोर and work on disease donor program in the society, and the society needs it. इसका डिजीज़ बर्डन ईच ऑर्गन का, हमारे जो साथी हैं डॉक्टर गिल, डॉक्टर साहनी, ये हार्ट, ये लीवर, किडनी, इसके डिमांड कितना ये बताएंगे. मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ. सो इन फैक्ट द सोसाइटी नीड्स वेरी बैडली टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑर्गन शॉर्टेज. और जो डिमांड है, जो डिमांड है ऑर्गन्स की, उसको मीट करने के लिए डिसीज ऑर्गन डोनर डोनेशन इज ए वेरी गुड सोर्स. इसके चैलेंज से मैं अभी आऊँगा. सो मुझे ये पूछा गया है कि पीजीआई में कैसे शुरू हुआ. इससे छोटा सा मैं हिस्ट्री बताऊँगा. डिसीज ऑर्गन डोनेशन पीजीआई में शुरू हुआ 1975 और 1976 के बीच में, जब ये ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन डोनेशन का जो आइन एक्ट नहीं था, तब शुरू हुआ था. ऑन ए गुड फेथ बिटवीन 675 to 76 there were 5 kidney transplants done in PGI, and इसके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास. एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग दैट टाइम was more than 13 months. दिस आर ऑल रिकॉर्डेड. उस टाइम में जो परिस्थिति थी और उस टाइम में जो इम्यूनोसप्रेशन हमारे को अवेलेबल थे, उस हिसाब से ये कोई छोटा कामयाबी नहीं थी. उसके बाद प्रॉब्लम आने लगे सोसाइटी में, ये लीगल क्वेश्चन आने लगे. उस टाइम ब्रेन डेथ का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो क्लिनिकल डेथ से ही किया हुआ था. और इसका कोई गारंटी नहीं था, लीगल गारंटी कुछ नहीं था. लीगल डेथ के बारे में डिफाइन करके उससे ऑर्गन निकालने का कोई बचाव नहीं था. एंड स्लोली इट वाज एडवाइज्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट टाइम टू डिसकंटिन्यू दिस प्रोग्राम, एंड इट वाज डिसकंटिन्यूड टिल द एक्ट केम इन 1994. उसके बाद में जो प्रेजेंट जो सिनेरियो है, इट स्टार्टेड. At that time there was no training possibilities in our country, so I had to go to Norway, the University of Oslo. I spent there around 6 months. Then again I went to University of Heidelberg and Munich. Then I trained myself in organ donation. Came back, and in 1996 पहला ट्रांसप्लांट हमने किया डिसीज डोनर का. But in July 1996 the donor was a lady. She was from Himachal Pradesh, and the recipients were one among one of the recipient was from PGI employee himself, and the other was an outsider. Both of them they did well. Of course, the graft 1 महीने बाद काम करना शुरू किया. तो ये इतना तक हमें उनको सस्टेन करना पड़ा डायलिसिस से. पर दोनों वर सक्सेसफुल. दे लिव्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मोर देन 3 years. इसके बाद में जो नेक्स्ट जो मौका मिला वो 1996 का दिसंबर में. सो दिस वाज द गैप. सो दोज डेज साल में 1 या 2 कभी होता था, ये था. पर धीरे धीरे करके नाउ द प्रोग्राम हैज पिक्ड अप, एंड you can see it is maximum. I think they have gone more than 40 transplant, 40 organ donor in a year. That's a big number, and the program is continuing very successfully. And I think in this region beyond Delhi, in northern region,
PGI is the leading center. It has not only kidney, but it has done liver, pancreas, lungs, heart, and everything. So this is a story in short about the PGI, deceased donor transplant program. The challenges that I was supposed to discuss, challenges are many. First तो awareness, जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें बुलाई गई है, and the message has to go through the press to the common people, because this program, deceased donor program, is for the people. It is for the benefit of the people and the society. So it has to go. Now there are a lot of myths. Now of course this myths among the people. Now it is going slowly. It is taken care of, like if somebody donates an organ, in the next birth what will happen? Is there is a possibility that you overdiagnose brain death and you take care of the organs? ये सब काफ़ी सारे जो पब्लिक दुविधा थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म हुए जा रहे हैं, पर इट स्टिल देयर. The other issues were that initially even the doctors were not that much aware. उनको भी सिखाना ज़रूरी था, वो भी धीरे धीरे हो गया. काफ़ी तक हम आगे बढ़ चुके हैं, and I am so happy that Fortis has started the program, and I am sure Northern India में private hospitals, corporate hospitals have not taken up the issue as seriously as Fortis has taken up. So it's a very बहुत ही it's a very encouraging step, and for that matter I would congratulate everyone sitting on the dais, and everybody has supported the program and did his or her job as required. Even the administration has helped, has come up, though initially it may not be, it's difficult in the beginning, but it's a good start. I wish that it will take a very good shape in future with this. ऐसे केस सिनेरियो में तब बुलाया जाता है जबकि हमें डिक्लेयर करना होता है, डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को ब्रेन डेथ है कि नहीं. So neurologists we deal with patients who got any brain issues, spinal cord, nerve issues. So हमारा मेन काम होता है ये डिसाइड करना कि पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं. अगर पेशेंट unequivocally ब्रेन डेड है, then only the process of harvesting organs can be started. So brain death क्या होती है, कार्डियक डेथ से कैसे डिफरेंट होती है? So brain death के लिए the essential criteria is that all the functions of the brain are irreversibly and irrevocably damaged. Means कि ब्रेन का कोई भी भाग काम नहीं कर रहा है. So इसको easily समझेंगे तो पेशेंट को तीन चीजें essential होती हैं. पेशेंट को कोमा हो, पेशेंट को अगर हम टच करते हैं चेस्ट पे, हम डीप पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, हम हाथों पे या नेल बेड्स पे डीप पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, तो पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता. अगर पेशेंट को डीप कोमा है, then we consider that the patient might be a case of brain death. उसके बाद हम देखते हैं कुछ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस. तो ब्रेन को बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. एक तो पार्ट होता है सेरिब्रम. सेरिब्रम का ऊपर का भाग जिसको ब्रेन पर बोलते हैं, और उसमें हम देखते हैं पेशेंट को कोमा है कि नहीं. और नीचे का भाग जो ब्रेन का होता है उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम. सो एक पहले हम देखते हैं पेशेंट को कोमा है कि नहीं. तो इरिवर्सिबल कोमा is mandatory for us to go ahead with the procedure of diagnosing a patient to be brain dead or not. So अगर हमने देख लिया कि पेशेंट को कोमा है, हमने पेशेंट की स्टर्नम पे डीप पेनफुल स्टिमुलस दिया, हमने नेल बेड्स दे दिया, हमने डीप स्टिमुलस दिए, पर पेशेंट को कोई मोटर मूवमेंट नहीं हो रही, then we go ahead and see कि पेशेंट को कोई ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस है नहीं. So ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस में कॉमनली हम क्या चीज देखते हैं कि पेशेंट की जो आंख की पुतलियां हैं उनमें कोई इससे कुछ लाइट का रिएक्शन है कि नहीं. सो अगर कोई रिएक्शन नहीं है और पुतलियां मिड या टोटली डायरेक्टेड हैं तो पेशेंट को ब्रेन डेथ हो सकती है. फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स. हम आंख की कॉर्निया पे हम एक कॉटन को लेकर टच करते हैं, देखते हैं कुछ रिस्पांस पेशेंट की आई में आ रहा है कि नहीं.
हम पेशेंट को सक्शन करते हैं, देखते हैं पेशेंट को कफ रिफ्लेक्स हो रहा है, कुछ गैप रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम पेशेंट के कान के अंदर एक इरिगेशन टेस्ट होता है वो करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि ओके पेशेंट को कॉमा भी है, पेशेंट का कोई ब्रेन रिफ्लेक्स नहीं है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कौन से कुछ मेजर फ्लेक्सेस जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये सब एब्सेंट है। सो पेशेंट हैज कॉमा, डीप कॉमा एंड पेशेंट हैज नो ब्रेन रिफ्लेक्सेस। Then we go ahead with the third test, which is a mandatory test for diagnosing a patient to be brain dead or not. वो होता है apnea test. Apnea test होता है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, अपने आप से उसकी breathing efforts हैं कि नहीं। उसका एक प्रोसेस होता है, I will not go into the technical details of that process, but अगर पेशेंट को कॉमा है, ब्रेन रिफ्लेक्सेस नहीं है, apnea test पेशेंट का पॉजिटिव है, तो हम पेशेंट को लेबल करते हैं ब्रेन डेड, और उसके लिए ब्रेन डेड कमेटी होती है। उसके अंदर 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं और चारों लोग उसमें देखते हैं कि जो फाइंडिंग एक इंसान की है तो सबको उसको कॉन्कर करते हैं कि हाँ ये फाइंडिंग है, और उसके बाद ये फाइंडिंग्स दोबारा हम चेक करते हैं आफ्टर 6 to 8 आवर्स दोबारा चेक करते हैं। बिकॉज एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन डेथ का डायग्नोसिस शुड बी बियॉन्ड डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हमें 1% भी डाउट है, 0.1% भी डाउट है, वी वुड नॉट डिक्लेयर द पेशेंट टू ब्रेन डेड। Then we would again do the same process again and again till we are 100% sure कि पेशेंट को ब्रेन डेथ है। तो कॉमन जो कुछ कॉजेज होते हैं इसके कारण कि पेशेंट को ब्रेन डेथ होती है, वो होती है ब्रेन का इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी। उसमें कॉमनली बहुत ज़्यादा ब्रेन में हेमरेज होता है, जिसको ICH बोलते हैं। किसी भी कारण से पेशेंट को ब्रेन हेमरेज होगी, मैसिव ब्रेन हेमरेज होगी, तो पेशेंट को ब्रेन डेथ हो सकती है। पेशेंट को मेजर ट्रॉमा हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण से पेशेंट को इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी हो सकती है। पेशेंट को बहुत बड़ा अधरंग का अटैक आ रहा है, जिसको इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, वैसा हुआ तो पेशेंट को ब्रेन डेथ हो सकती है। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसके बाद पेशेंट को CPR हुआ, पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ, पेशेंट के ब्रेन में एडीमा या स्वेलिंग है और पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये सब कुछ कारण है जिससे पेशेंट को ब्रेन डेथ हो सकती है। सो कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। एक तो the diagnosis has to be 100% crystal clear. It should be in rock, मतलब उस पे डायग्नोसिस में कोई डाउट संदेह नहीं होना चाहिए। अगर 4 लोग हैं उनमें से किसी को भी संदेह है कि पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स है, तो हम उसको ब्रेन डेथ डायग्नोस नहीं करेंगे। फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे उस साइकिल को 6 से 8 घंटे बाद, एंड उसके बाद एज व्हेन रिक्वायर्ड वी विल रिपीट द साइकिल टिल वी आर 100% श्योर कि पेशेंट को ब्रेन डेथ है। एंड दूसरा, द कॉज ऑफ ब्रेन डेथ हैज टू बी वेरी क्लियर एंड इट हैज टू बी इरिवर्सिबल। मतलब ऐसा कुछ कारण नहीं होना चाहिए जिसके कारण कि पेशेंट का रिस्पांस आने के आगे कोई चांस नहीं, जैसे कि कोई पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो, पेशेंट को मेजर लिवर किडनी का इंजरी हो, पेशेंट का टेम्परेचर कम हो, तो वो सब चीज़ें हम एक्सक्लूड करते हैं बिफोर वी डायग्नोज कि पेशेंट को ब्रेन डेथ है कि नहीं है। और जब हम ये सारे टेस्ट रिपीट कर लेते हैं 4 घंटे के बाद, उसके बाद हम सर्टिफाई कर देते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड है। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेटिव स्टार्ट। When I joined Fortis, I think there was hardly any renal transplant being done. From that particular point, we have come a long way. We are now doing not only routine transplant, we are also doing diseased, that is cadaver transplant, which is a big step. Yes, we have come a long way, but to me there is still a long way to go ahead. The glass is not half empty. The glass certainly is half full. It is our duty to fill the remaining one so that we are able to complete the job. ब्रेन डेथ के बारे में मेरे सहयोगी डॉक्टर मान ने आपको बताया, काफ़ी डिटेल में बताया कि क्या क्राइटेरिया हैं। ब्रेन डेथ कमेटी आती है, मिलती है कम से कम 2 बार 6 घंटे के दौरान, और ब्रेन डेथ के क्राइटेरिया जो हैं वो हर हॉस्पिटल में लागू कर दिए गए हैं। सरकार, अलग अलग सरकारों ने भी इसको मान्यता दे दी है। तो एक बार पेशेंट ऐसा हो जो कि जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल कैडेवर डोनर, ब्रेन डेथ का सर्टिफिकेशन होना लाजमी है। बिना ब्रेन डेथ के सर्टिफिकेशन के अगला कदम नहीं उठाया जा सकता। अब बात ब्रेन डेथ की और कैडेवर डोनेशन की क्यों उठी? रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी डोनेट कर सकता है। अपने रिश्तेदारों के लिए डोनेट करना तो हमारा एक हिसाब से फ़र्ज़ बनता है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं हम चूक गए हैं।
मुझे करेक्ट कर सकते हो, अगर हम हिंदुस्तान में पूरी रीनल ट्रांसप्लांटेशन के नंबर्स देखें तो करीब 11.5 से 12,000 ट्रांसप्लांट होते हैं हर साल। हर साल सिर्फ 11 से 12,000 ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट होते हैं। ज़रूरत कितने को है? 2 लाख। 2 लाख को ज़रूरत है और हम सिर्फ 11.5 को केटर कर सक रहे हैं। ये वाक्य बोलते हुए मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही है। हम अपनी सोसाइटी के लिए हम खुद नहीं कुछ कर पा रहे, तो इसका दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। अब दूसरा रास्ता क्या है? कैडेवर ट्रांसप्लांट। उसके साथ जुड़ती हुई संख्या क्या है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। हम सब कभी न कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के शिकार हो चुके हैं। कभी गाड़ी टूटी, कभी टांग टूटी, कभी हाथ टूटा। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की संख्या अपने देश की लेते हैं तो इस देश में कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं। एक्सीडेंट तो और कई ज़्यादा होते हैं, लेकिन मौत करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की होती है। तो ये समझ में आया कि हम 11,000 12,000 से 2 लाख को पूरा तो नहीं कर पाएंगे। जब इस चीज़ की स्टडी करी गई कि कैडेवर करीब 2 लाख आपको मिल सकते हैं एक साल में। और ये भी सोचना ज़रूरी है कि जो कैडेवर होते हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो ब्रेन डेथ में जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर यंग। मोस्ट ऑफ दोज हु आर ड्राइविंग अराउंड आर कॉल्ड यंग। They are young, they are active, and almost all of them are healthy individuals, which means they do not really have any bodily disease. So they become a good quality donor material. And that is why this can be linked. A need of 2 lakhs per year for transplantation of the kidney and an annual death rate of about 1.5 to 2 lakhs. Those figures seem to be correlating very well and becomes an attractive step in that particular direction. लेकिन ये कमी पूरी क्यों नहीं हो रही है? आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है। और उसमें सबसे बुनियादी जो मुद्दा है वो अवेयरनेस का है। Unless you are aware that this can be taken into account for improving organ transplantation, we will not move forward. So, as medical fraternity, all of us, including medical doctors and medical administrators, we have a prime responsibility to push this program forward. अगर हम खुद अपने घर को ठीक नहीं करेंगे तो बाहर वाला कोई नहीं आएगा हमें मदद करने के लिए। As medical people, we need to do this ourselves with the greatest amount of push. जी हाँ, लेकिन एक टीम में सिर्फ एक कैप्टन नहीं सब काम कर सकता। पूरी टीम अगर काम करती है तब सफलता मिलती है। सिर्फ एक खिलाड़ी से पूरी टीम नहीं बनती। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप टीम, आप सोचते हो TEAM, उसमें आई कहीं नहीं होता है। So there is no I in that. It's a team which starts with the medical fraternity. It should be supported by good quality administrative protocols. There should also be a good support from the society and the social organizations in the country. क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है? There are so many religious thoughts, so many cultural thoughts, there are so many social beliefs. तो इससे थोड़ी हमारी नैया डामाडोल हो जाती है। पब्लिक इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है कि एक डिजीज्ड हेल्थी डोनर जो है अपने ऑर्गन डोनेट कर सकता है। सो वी नीड टू हैव द मेडिकल फ्रेटर्निटी, वी नीड टू हैव द एडमिनिस्ट्रेशन, वी नीड टू हैव द सोशल ऑर्गेनाइजेशन to come together so that a whole team is formed. And the last but not the least is a legal group. That becomes also very, very important. The legal group have to look into all the laws which permit not only a safe and scientific transplant but also an ease of transplant. The legal issues should be hassle-free, they should be easy, so that all this process can flow forward and we can achieve our goal. That is the basic thing. Awareness is absolutely important.
And I once again thank the whole press for coming down here and trying to give your ears to us.